गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में जैसा हमने देखा था कि हम मेंडल के आनुवंशिकता के नियम तक पहुंचे थे, उसमें उनके तीनों नियमों का नाम आपको बताया था। उसमें से हम आज पहला नियम देखेंगे। तो इसके पहले ये आप बोर्ड पे देख भी रहे हो, क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी, चैप्टर नंबर आपका 5 चल रहा है, वंशागत एवं विविधता के सिद्धांत। तो यहाँ पे आपके लिखा हुआ है मेंडल के आनुवंशिकता के नियम, जिसमें हमने पहला नियम लिखा है प्रभाविता के नियम, जिसे बताते हैं लॉ ऑफ डार्विन। कल हमने चर्चा की थी कि एक संकर क्रॉस द्विसंकर क्रॉस जब एक ही लक्षण के दो विपरीत लक्षणों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो उसे एक संकर क्रॉस कहते हैं। और आपके बुक में लिखा हुआ एक जीन की वंशागत, तो आप चाहे एक संकर क्रॉस कहें चाहे एक जीनों की वंशागत कहें। आगे हम देखेंगे दो जीनों की वंशागत। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि जहाँ पे एक जीन का प्रयोग किया जा रहा है वो एक जीन की वंशागत होगी, और जहाँ पे दो है वहाँ दो जीनों की वंशागत। तो मैं आपके NCERT के बुक के हिसाब से चल रहा हूँ। तो उसमें जो एक जीन की वंशागति है उसमें मेंडल के एक संकर के प्रयोगों के आधार पर और प्रेक्षणों के आधार पर, यानी प्रयोग होता है फिर उसके प्रेक्षण ऑब्जर्वेशन किए जाते हैं। तो प्रेक्षणों के आधार पे उन्होंने दो नियम दिए थे। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए, 3 नियम टोटल हो जाएंगे, लेकिन एक जीन की वंशागत या एक संकर क्रॉस में उन्होंने 2 नियमों को दिया था। इसमें कल हमने नाम आपको बताया था, पहला था प्रभाविता का नियम, दूसरा था विसंयोजन का नियम। और जब 2 जीनों की वंशागत की बात होगी तो हम तीसरा नियम भी देखेंगे। तो पहले हम इन दोनों को देखते हैं। उसमें से पहला है प्रभाविता के नियम। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि वंशागत में हम क्या पढ़ते हैं, आनुवंशिक लक्षणों का जनक से संतत में पहुंचना। तो ये आनुवंशिक लक्षण जनकों में किसी न किसी के द्वारा ले जाए जाते होंगे। किसी न किसी ऐसी कोई चीज है, कोई ऐसा है जिसके द्वारा वो लाया जाएगा। तो मेंडल ने उस वस्तु के लिए, उस चीज के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया था, कारक। इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं फैक्टर। कहते हैं ना कोई कारण जरूर होगा। तो यहाँ कारण किसके द्वारा होता है उसको कारक बोलते हैं। कोई भी कारण होता है उसको करने वाला कारक कहलाता है। तो मेंडल ने कहा कि आनुवंशिक लक्षण जिसके द्वारा संतत में पहुंचते हैं वो कारक है। तो कारक शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया था, जो बाद में चल करके जीन कहा गया। तो अभी हम उन्हीं के नियम को पढ़ रहे हैं, तो उन्हीं के शब्दों को भी इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आपका प्रभाविता के नियम को 3 स्टेप में समझाया गया है, और ये आपके NCERT बुक में से हमने लिखा हुआ है। पहला नियम प्रभाविता के नियम में पहला जो पॉइंट है वो ये है कि लक्षणों का निर्धारण कारक नामक विविक्त इकाइयों द्वारा होता है। विविक्त का मतलब यहाँ स्पष्ट है, विविक्त का मतलब होता है स्पष्ट, क्लियर कट जिसे हम कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आनुवंशिक लक्षणों का जो निर्धारण है कि कौन सा लक्षण किस संतान में पहुंचेगा, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, वो कारक है। यानी वो कारक के द्वारा ही पहुंचता है। पहली बात इन्होंने कही, बहुत सिंपली है, बहुत आप जब आप ऐसे पढ़ते तो आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर ये तीनों लाइन तो मेरे समझ में नहीं आता। इसीलिए मैंने इन तीनों पॉइंट को यहाँ पे लिख दिया है कि आपको आसानी से जब भी वीडियो देखेंगे तो इसमें लिखे गए शब्दों के मीनिंग भी आपको पता हो जाएंगे। तो यहाँ हम जब बात करते हैं लक्षणों का निर्धारण कारक नामक विविक्त इकाइयों द्वारा होता है। स्पष्ट है कि जो भी लक्षण, कोई भी लक्षण पहुंचेगा तो वो किसी न किसी कारक के द्वारा पहुंचेगा। दूसरी बात इन्होंने जो कही वो ये कहा कि ये कारक जोड़ों में होते हैं, यानी सिंगल काम नहीं करेगा, सिंगल काम नहीं करेगा। ये हमेशा कैसे होंगे, जोड़ों में। जैसे आपने देखा था क्लास 10th में, तो हमने लंबे पौधे के लिए 2 कारक लिए थे, कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी, और बौने के लिए हमने लिया था दोनों स्मॉल टी। तो ये क्या है, ये कारक है, और मेंडल ने कहा कि ये कारक जोड़ों में काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि अकेले काम करेंगे,
जब भी ये लंबे का लक्षण आएगा तो ये दो जब भी होंगे, चाहे वो लंबा हो या बौना हो, ये दो रहेंगे। देखिए यहाँ भी हमने स्मॉल टी लिया है और यहाँ पे एक कैपिटल टी स्मॉल टी। तो कहने का मतलब जो कारक हमेशा किसमें होंगे, जोड़े में। तो ये याद रखिएगा, इसीलिए हमेशा लंबे के लिए टी लिखा जाता है। ठीक है, ये सांकेतिक भाषाएं हैं जिसको समझने के लिए किया जाता है। टी फॉर टाल होता है, इसलिए टाल लंबे के लिए मेंडल ने कैपिटल टी इस्तेमाल किया था और बौने के लिए स्मॉल टी इस्तेमाल किया था। तो ये दूसरा कह रहा है कि कारक जोड़ों में। तीसरा इन्होंने कहा कि यदि कारक जोड़ों के दो सदस्य, जोड़ों में है तो दोनों सदस्य कहलाएंगे। यदि कारक जोड़ों के दो सदस्य असमान हो, इस केस में जैसे हम देखें तो यहाँ दोनों कारक समान है, यहाँ भी दोनों कारक समान है, लेकिन ये केस जो है यहाँ पे क्या है, एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, यानी दोनों कारक क्या है, असमान है। तो लिखा है यदि कारक के जोड़ों के दो सदस्य असमान हो तो इनमें से एक कारक दूसरे कारक पर प्रभावी हो जाता है। जैसे यहाँ पे ये वाला कारक इस कारक पे प्रभावी हो गया है, अर्थात एक प्रभावी हो जाएगा और दूसरा अप्रभावी हो जाएगा। तो आप देखो, ये तो बौने वाले से लिया गया है और ये लंबे वाले का है, लेकिन पौधे का जो फिनोटाइप आएगा वो क्या आएगा, लंबा। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि एक कारक प्रभावी हो गया और जो प्रभावी कारक होगा उसी के लक्षण दिखलाई पड़ेंगे। यहाँ पे पहला नियम, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रभाविता के नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी दो कारक में से एक कारक प्रभावी हो जाता है और दूसरा कारक अप्रभावी हो जाता है। तो ये तीन नियम है, आपके बुक से लिया गया है, जिसके पास बुक है वो लिख लेंगे वहां से, नहीं तो यहाँ से भी लिख सकते हैं। इसको आइए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं और आपको एक संकर क्रॉस भी यहाँ से समझ में आ जाएगा। तो हमने आपको पहले वीडियो में चर्चा की थी कि मेंडल ने अपने आनुवंशिक प्रयोगों को करने के लिए मटर के पौधे को चुना था, जिसमें से उन्होंने 7 लक्षणों को लिया था और 7 लक्षणों के स्पष्ट विपर्यासी लक्षण लिए थे। तो हम यहाँ मान के चलते हैं, एक पहला लक्षण है, मान लेते हैं शुद्ध वंशक्रमी लंबा पौधा। और इसका काज कराया जा रहा है शुद्ध वंशक्रमी बौना पौधा। ठीक है, शुद्ध वंशक्रमी का मतलब क्या होता है, आपके बुक में तद्रुप शब्द का इस्तेमाल किया गया है, मैं उससे और आसान कर दिया हूँ, तद्रुप शब्द आपको नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ शुद्ध वंशक्रमी का मतलब है उस पौधे के कई पीढ़ियों को स्वपरागण द्वारा प्राप्त किया गया है, सेल्फ पॉलिनेशन। पर यहाँ पे हम क्या करा रहे हैं, पर परागण करा रहे हैं, वहां पे क्या होता है, स्वपरागण के द्वारा तैयार किया गया। इसी तरह बौने पौधे के साथ स्वपरागण कराते कराते 5-6 पीढ़ियों के बाद जो पौधा तैयार होता है उसके से हम संग्रहण कराते हैं, जिसे बोलते हैं शुद्ध वंशक्रमी बौना पौधा। तो अब हमने आपको बताया था ये लंबा और ये बौना, ये क्या कहलाता है, फिनोटाइप, जिसे हिंदी में बोलते हैं दृश्य प्ररूप। और इसके लिए उन्होंने जो जीनोटाइप इस्तेमाल किया था, जो कारक का इस्तेमाल किया था, उसे बोलते हैं कैपिटल टी, और इसके लिए इस्तेमाल किया था स्मॉल टी। तो ये पहला कह रहे हैं कि प्रत्येक लक्षण के लिए या लक्षणों का निर्धारण कारक द्वारा होता है। तो ये कारक मान लिया गया और ये कारक मान लिया जिसकी वजह से पौधा बौना होता है। ठीक है, तो ये पहला नियम इनका कहता है। तो होता क्या है कि जब इनके बीच क्रॉस कराते हैं तो जब युग्मक का निर्माण होता है तो इन दोनों कारकों में से एक कारक आता है और इनमें भी से एक कारक आता है। यही इनका दूसरा नियम है। तो दूसरे नियम को भी हम यही देख लें, जैसे एक एग्जाम्पल में दोनों नियम आपको समझ में
आ जाए, विसंयोजन का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये उनका सेकेंड नियम है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये हमने कल लिखवाया था। इसमें ये है कि इसमें ये कहा गया है ये जो दोनों कारक हैं ये हमेशा घुले मिले नहीं रह सकते। जब ये नेक्स्ट पीढ़ी में जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, पृथक हो जाएंगे। सेग्रीगेशन का मतलब होता है पृथक, अलग होना। जैसे इस केस में हम देखें तो यहाँ क्या होगा, जब इसका नर युग्मक बनेगा तो इन दोनों में से केवल एक टी आएगा, ठीक है, या तो ये आ जाए या ये आ जाए। इसी तरह इसमें से भी या तो ये टी आएगा या ये टी आएगा, ठीक है। इसको समझाने के लिए एक पनेट स्क्वायर, पनेट नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने पनेट स्क्वायर बनाया था। तो इसमें देखिए 4 केस हो सकता है। 4 केस कैसे होगा, पहला क्या हो सकता है, ये टी आ जाए और ये टी आ जाए। दूसरा केस क्या हो सकता है, ये टी हो और ये टी हो। तीसरा ये टी इसके साथ आ सकता है। और चौथा, अगर आपको यहां से नहीं समझ में आ रहा है कि तो सब हमने एक ही लिख डाला, तो यहाँ चूंकि ये दोनों समान है और ये दोनों समान है इसलिए ऐसा दिख रहा है। इसको समझाने के लिए पनेट स्क्वायर बनाया जाता है। तो यहाँ हम कैपिटल टी लिख दें और यहाँ स्मॉल टी लिख दें। तो ये टी इसके साथ मिलेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके साथ मिलेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी। इसी तरह ये टी इसके साथ मिलेगा तब भी कैपिटल टी स्मॉल टी होगा और इसके साथ मिलेगा तो। ये पॉइंट यहाँ याद रखना है कि जो कैपिटल होता है उसको पहले लिखा जाता है, जो स्मॉल होता है उसे, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो ये इस तरह से किया गया है। तो आप देखोगे कि जो 4 केसेस हो सकते हैं, जो प्रोबेबिलिटी है वो 4 तरह का हो सकता है और चारों क्या हो जाएंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो अब हम ये मान के चलते हैं कि F1 पीढ़ी में ये इसके बाद ये क्या कहलाएगा, इसका F1 पीढ़ी कहलाएगा, जिसे हम कहते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, तो इस तरफ लिख देते हैं F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में क्या होगा, सारे पौधे, जितने भी पौधे होंगे वो सब लंबे होंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, ये पहला नियम बता रहा है। क्यों बता रहा है कि ये कह रहा है जब ये इसके साथ मिलेगा, कैपिटल टी होगा और स्मॉल टी होगा, तो ये दो कारक असमान हो गए। कह रहा है कि असमान जोड़ों के सदस्य में से एक कारक प्रभावी हो जाता है और दूसरा कारक अप्रभावी हो जाता है। तो लक्षण किसके दिखाई पड़ेंगे, जो प्रभावी होगा। तो यहाँ पे इनका जो फिनोटाइप है वो सबका समान है। फिर से हम लिख देते हैं यहाँ पे, फिनोटाइप इन सबका समान है, लेकिन इनका जीनोटाइप ऊपर से बदल जा रहा है, क्योंकि ये कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो अब ये मेंडल को भी देख के आश्चर्य हुआ था, इसीलिए मेंडल ने नियम बनाया कि लंबा पौधा और बौने पौधे के बीच जब संकर कराए तो ये बीच का होना चाहिए था, ना तो लंबा होना चाहिए था ना बौना होना चाहिए था। बट यहाँ हो क्या रहा है कि सारे पौधे लंबे हो जा रहे हैं। तो इसको समझाने के लिए मेंडल का पहला नियम आता है प्रभाविता के नियम, यानी जो भी इसका जीनोटाइप है उसमें से एक कारक प्रभावी हो जाएगा और दूसरा कारक अप्रभावी हो जाएगा। इसलिए इसका जो रेशियो होता कुछ नहीं होता। फिर जब इन्होंने क्या किया, मान लेते हैं इन दो अब जो इसका क्रॉस आएगा वही इसका आएगा, तो हम इसका एग्जांपल ले रहे हैं। अगर इनके बीच क्रॉस कराता है, ये पहली जनरेशन हो गई, तो ये कौन सी जनरेशन होगी, F2 जनरेशन।
इसे प्रथम संतति पीढ़ी बोलते हैं, प्रथम संतति पीढ़ी, फर्स्ट पीरियड जनरेशन। तो इसे क्या बोलेंगे? द्वितीय संतति पीढ़ी। ठीक है। अब जब इन दोनों के बीच क्रॉस आएगा तो इस पनेट स्क्वायर में हमें बदलाव करना पड़ेगा। इसमें क्या बदलाव करना पड़ेगा? क्योंकि ऊपर भी कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा और यहाँ भी कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा, तब क्या बनेगा? तो इसको भी चेंज हो जाएगा आपका। अब ये कैपिटल टी इस कैपिटल टी के साथ मिलेगा तो कैपिटल टी बनेगा, ये इसके साथ मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर ये इसके साथ मिलेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये दोनों मिलेंगे तो स्मॉल टी। ये संभावनाएं हैं, यही हो सकता है और कुछ नहीं होगा। तो ये मान के चला गया कि इस प्रकार से अगर हम देखें तो हमारे पास फिनोटाइप क्या बनेगा और जीनोटाइप क्या बनेगा सेकेंड जनरेशन में। फिनोटाइप आपको कैसे पता चल जाएगा? देख करके पता करते हैं। और फिनोटाइप कैसे पता करेंगे? उसका जो हम लिखते हैं उस इसीलिए संकेत के रूप में लिखा जाता है। तो ये क्या बनेगा? लंबा, लंबे, लंबे और बौना। लंबा कर देते हैं सिंगल सिंगल। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लंबे करेंगे, क्योंकि ये तो हम एक केवल एग्जाम्पल ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक मटर के में अगर हम इन दोनों के बीच क्रॉस कराएंगे तो 4 ही पौधे बनेंगे, इसीलिए इसको हम रेशियो में लिखते हैं। आगे हम रेशियो की भी चर्चा कर रहे हैं। तो अब आप बताइए इनका जीनोटाइप क्या होगा? तो देखिए, एक तो ये वाला होगा, क्योंकि यहाँ पे भी लंबे के लिए तो ये शुद्ध वंश क्रमी प्राप्त हो गया। या इन दोनों में क्या होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ क्या हो जाएगा? दोनों स्मॉल टी। ठीक है। तो ये रेशियो कितने का आ रहा है? 3 लंबा और 1 बौना, यानी फिनोटाइप जो रेशियो है वो 3:1 आएगा। लेकिन जीनोटाइप अनुपात क्या हो जाएगा? 1:2:1। क्यों? क्योंकि ये 1 है, ये 2 है और ये 3। ठीक है। तो कभी कभी प्रश्न में पूछ भी लेता है कि एक संकर क्रॉस का F2 जनरेशन का आप फिनोटाइप और जीनोटाइप बताएं। फिनोटाइप आपको बताना 3:1 3:1, और जीनोटाइप बताना 1:2:1। तो आप देखिए, इसमें दोनों नियम है, प्रभाविता का नियम भी है और विसंयोजन का नियम। विसंयोजन का नियम बता रहा है कि ये जो दोनों सदस्य हैं, दोनों फैक्टर है, ये घुल मिल नहीं सकते। ये नेक्स्ट जनरेशन में क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। ये इससे अलग हो जाएगा, ये इससे अलग। इसे कहते हैं विसंयोजित होना। संयोजित मतलब जुड़ना, और विसंयोजित का मतलब अलग होना। इसीलिए इसे पृथक्करण का नियम भी कहा जाता है। तो अब देखिए, ये लंबा है, चलो ये तो समझ में आ गया। ये लंबा क्यों है? जैसे यहाँ भी हुआ था कि एक कारक दूसरे कारक पे प्रभावी है। तो अगर एक कारक दूसरे कारक पे प्रभावी है तो जो प्रभावी होगा उसका लक्षण दिखेगा। तो यहाँ पे भी एक कारक प्रभावी है और एक कारक अप्रभावी है, इसलिए ये लंबा। अब ये जो दोनों कारक क्या हो गए? समान हो गए। नियम को आप ध्यान से देखिए, वहां बोला है, शर्त है कि अगर कारक के जोड़ों के सदस्य क्या होंगे? असमान। तो असमान होंगे तभी प्रभाविता का नियम लागू होगा। नहीं तो ये दोनों, अब यहाँ तो प्रभाविता का, क्योंकि जो जोड़े के सदस्य हैं वो दोनों क्या है? सेम है, ये भी सेम है। तो ये लंबा तो कन्फर्म है, ये बौना। तो ये हमारा शुद्ध वंशक्रमी है, ये शुद्ध वंशक्रमी है, और इसे हम बोलते हैं संकर, हाइब्रिड। आपको समझ में आ रहा होगा कि ये इसमें, क्योंकि आप देखिए पहले जनरेशन में क्या हुआ था? सभी पौधे लंबे थे, लेकिन सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ? 3 ही पौधा लंबा हुआ, 1 पौधा बौना, यानी इसका लक्षण कहीं न कहीं छुपा हुआ था। जब इसके कारक मिल गए तो ये दोबारा दिखाई पड़ेगा। इसीलिए देखिए, यहाँ हमने लिखा था लंबे के लिए टी, बौने लंबा के लिए टी और बौने के लिए स्मॉल। तो ये 2 नियम जो है मेंडल के बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमको ये समझने में भी हो जाता है कि क्यों पहले जनरेशन में सारे पौधे लंबे हैं
और क्यों सेकेंड जनरेशन में सारे 3 पौधे लंबे और 1 पौधा बौना। इसी को हम उनके दूसरे एग्जाम्पल में हमने 7 लक्षणों को देखा है, तो उसके हम दूसरे एग्जाम्पल में ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि अब जो हमने लंबा पौधा लिया था उसके जगह हम क्या कर दें, सब चीजें सेम टू सेम हो जाएंगी, केवल हमें इसके लक्षण बदल देने हैं बस। तो यहाँ हम लिख लेते हैं बीज का आकार या बीज का रंग। तो बीज का रंग मान लेते हैं पीला, बीज का रंग कलर ऑफ सीड। तो बीज का रंग पीले के लिए हम क्या यूज करेंगे, कैपिटल वाई, शुद्धवर्ष कमी हो जाएगा। और हरे के लिए क्या यूज करेंगे, यहाँ क्या है पीला, लक्षण क्या है बीज का रंग। तो पीले के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया, कैपिटल वाई, और हरे के लिए हम क्या करेंगे, स्मॉल वाई। कंफ्यूजन न हो इसलिए मेंडल ने क्या किया था, जो प्रभाव कैपिटल वाई और स्मॉल वाई का प्रयोग किया था। यहाँ पे अगर पीले येलो है तो ग्रीन कार्ड कहेंगे, यहाँ टी क्यों नहीं इस्तेमाल किए, बहुत बच्चे को हमसे बोलते हैं। ये भी मेंडल ने कहा था कि बहुत ज्यादा, क्योंकि जब 7 लक्षण है तो वहाँ पे भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बीज का रंग है कि फली का रंग है। ठीक है, तो यहाँ पीले के लिए इन्होंने क्या इस्तेमाल किया, वाई, और यहाँ उसी के अप्रभाविकता को समझाने के लिए स्मॉल वाई लिया। तो अब आप समझ गए होंगे या नहीं समझे होंगे तो मैं बता दे रहा हूँ कि पहली जनरेशन, अब देखिए जिसका फिनोटाइप हो गया पीला रंग और हरा रंग, इसका फिनोटाइप है, जीनोटाइप क्या है, वाई वाई और स्मॉल वाई। अब इसका फर्स्ट जनरेशन क्या होगा, ये एक संकर क्रॉस है क्योंकि एक ही लक्षण हम ले रहे हैं। तो यहाँ पे सब क्या हो जाएंगे, लंबे की जगह सब क्या हो जाएंगे, पीला। यानी जो बीज का रंग होगा वो कैसा होगा, पीला। और लेकिन इनका जीनोटाइप बदल जाएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। पॉनेट स्क्वायर में भी क्या हो जाएगा, ठीक उसी तरह से बन जाएगा। हम यहाँ क्या ले रहे हैं, अब कैपिटल वाई पहले जनरेशन के लिए ले रहे हैं, तो यहाँ पे कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। तो यहाँ क्या होगा, चारों में वही आ जाएगा। इसलिए सारे क्या हो गए, पीले हो गए। तो आपको समझ में आ गया पीला रंग क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे पीला रंग का जो फैक्टर है वो प्रभावी है और जो हरे रंग का फैक्टर है वो अप्रभावी है। तो फर्स्ट जनरेशन में सभी पीले हो जाएंगे। सेकेंड जनरेशन में क्या होगा, सेकेंड जनरेशन में भी परिवर्तन हो, जैसे वहां हुआ तो वैसे यहां हो जाएगा। यहाँ पे क्या है कि 3 क्या होंगे, पीले रंग का होगा और 1 हरा होगा। पीले के लिए क्या होगा, कैपिटल वाई होगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई और दोनों स्मॉल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी परिवर्तन होगा सेकेंड जनरेशन में। तो ऊपर क्या लिखेंगे, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, यहाँ कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों कैपिटल हो जाएंगे, यहाँ सही है, यहाँ सही, यहाँ दोनों क्या हो जाएंगे, स्मॉल हो जाएंगे। ठीक, तो फिनोटाइप फिर वही आ जाएगा 3:1 और जीनोटाइप आ जाएगा 1:1। ठीक है, इसीलिए प्रश्न जब पूछते हैं कि मेंडल के एक संकर क्रॉस के F2 जनरेशन का रेशियो क्या होगा, तो 2 प्रश्न रहेगा, फिनोटाइप और जीनोटाइप। अगर फिनोटाइप पूछता है तो 3:1 और अगर जीनोटाइप पूछता है तो 1:2:1, एक रेशियो 2:1। तो आप एक एग्जाम्पल से मेंडल के दोनों नियम समझ गए होंगे। मेंडल ने एक संकर क्रॉस पे ही किया है, द्विसंकर क्रॉस क्या होता है इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और आपको मेंडल का थर्ड नियम बताएंगे और साथ ही साथ उसमें कुछ और टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स पे भी चर्चा करेंगे। मैं सोच रहा हूँ, मेरी प्लानिंग है कि 4 या 5 वीडियो में आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए और जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो आपके बोर्ड में आने वाले हैं उन्हीं सिलेबस को कवर करें। तो आप इसको जब
अच्छा, एक फायदा वीडियो का ये है कि अभी ये जो हमने आपको बनाया, ये आप वीडियो को क्या कर सकते हैं, पॉज कर करके या बैक कर करके आप इसको देख सकते हैं कि ये कैसे बनाया गया है। मैंने इसीलिए बनाया हुआ है, आपको दोनों नियम बता दिए हैं, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। जो भी कोई दिक्कत होगी तो बाद में हम हो सकता है 22 सितंबर से आपकी क्लास जब शुरू होगी तो इस पे और हम बात कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे मेंडल के सेकंड नियम से, जिसमें आपको दो जीनों की वंशागति बताएंगे। थैंक यू।